बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद है जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाजरीन, एक साल मुकम्मल हो गया है वफाकी हुकूमत को, और इस एक साल के मुकम्मल होने के बाद आज एक तकरीब का अहतमाम किया गया इस्लामाबाद में, और वहाँ हमने देखा कि वफाकी वज़रा और कुछ कारोबारी हजरात, ब्यूरोक्रेट, सेक्रेटरीज़, सहाफ़ी, ये सब उस तकरीब में मौजूद थे, जहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि एक साल मुकम्मल होने पर हुकूमत ने क्या कुछ अचीव किया है। जो लुब्बे लुबाब है वो यही है कि हुकूमत डिफ़ॉल्ट करने जा रही थी, उसको हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है। तो शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पर क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। ये टीम वर्क है, और ये अगर मैं ये कहूं तो ये बात गलत नहीं है कि तारीख में पहली मर्तबा यकसुई के साथ, ये नहीं कि मैं कहता कि माजी में इस तरह नहीं था, लेकिन यकसुई के साथ और बगैर किसी पर्सनल एजेंडा के, बगैर किसी पर्सनल क्रेडिट के आज इदारे भरपूर तौर पर हम, यानी जिसे कहते हैं कि एक ही कश्ती के सवार हैं, और वी आर वॉकिंग इन यूनिजन। हम मार्च कर रहे हैं मिलकर, हाथों में हाथ मिलाकर। $5 बिलियन का जो गैप था वो हमने पूरा करना था, और वो एक ही तरीका था, या हम अपने कानकुनी से वहां से ले आते, या ज़राअत से ले आते, या IT से ले आते। रातों रात तो ये मुमकिन नहीं था। $5 अरब कहाँ से लेके आते? तो एक ही तरीका था कि हम दोबारा दोस्त ममालिक के पास जाके कहते कि मेहरबानी करें, हमें ये गैप पूरा कर दें। मैं गया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर गए। हम कुछ कई जगह हम अकेले गए, कई जगह हम इकट्ठे गए, तब जाकर ये गैप जो पूरा हुआ। अभी शामी साहब, हुकूमत की हिचकोले खाती कश्ती डिफ़ॉल्ट के भंवर से तो चले निकल आई है, लेकिन वज़ीर आज़म ये भी फरमाते हैं कि जी मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफ़र ख़वारिज के ख़ात्मे तक मुमकिन नहीं, यानी सरमायाकारी तब आएगी जब दहशत गर्दी का ख़ात्मा होगा। ये बात तो दुरुस्त है। हाँ, जहाँ दहशत गर्दी हो रही हो, अमन व अमान का ख़दशा हो और जान के लाले पड़े हों, तो वहाँ फिर आप सरमायाकारी उस तरीक़े से तो नहीं आएगी ना। लोग अपनी जान हथेली पर रख कर तो नहीं आएंगे। तो और पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी सरमाया सिमट जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सूरत हाल जो है बेहतर हो रही है, और उम्मीद करनी चाहिए कि सरमायाकारी भी आएगी, और जो हमारे अपने सरमायाकार हैं वो भी इन्वेस्ट करेंगे और वो भी यकसू होंगे, क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी सलाहियत है, उनके भी वसाइल हैं। उनमें से भी कई जो हैं उन्होंने बैरून मुल्क रुख कर लिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी कंपनियां जो हैं वो धड़ाधड़ रजिस्टर हो रही हैं, क्योंकि वहाँ एक माहौल साजगार मुयस्सर आ रहा है। तो हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान, बुनियादी तौर पर तो ज़िम्मेदारी ये पाकिस्तानियों की है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी इसमें शरीक हैं कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। और फिर हमारी ज़िम्मेदारी ये भी है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, अपनी दरामदात कम करें। तो वज़ीर आज़म ने बात तो दुरुस्त कही है, और एक अच्छी बात ये हुई कि आज जो एक साल पूरा होने पर जो इश्तहार दिए गए अखबारात में, उसमें भी टीम की बात की गई है कि वज़ीर आज़म की टीम की कामयाबी है। गोया वज़ीर आज़म ने ख़ुद ही सारा क्रेडिट बटोरने की कोशिश नहीं की, तो अपनी टीम को भी याद रखा है। और तकरीर में भी उन्होंने अपने जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनका भी जिक्र किया है, और अपने जो वज़रा हैं उनका भी जिक्र किया है। तो सबकी मेहनत जो है, देखें एक मखलूत हुकूमत है ये, और मखलूत हुकूमत जो है वो आमतौर पर बड़ी ढीली ढाली हुकूमत होती है, लेकिन ये ऐसी हुकूमत है कि बड़ी यकसुई के साथ अपना काम कर रही है। तो इसमें ज़ाहिर है कि जो उनके हलीफ हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग खाफ भी है, MQM भी है, बलूचिस्तान की जमातें भी हैं, ये सब इनको क्रेडिट जाएगा कि सब यकजान होकर लगे हुए हैं। और हमारे जो वज़ीर ख़जाना हैं औरंगज़ेब, वो तो उन्होंने भी बहरहाल बड़ी मेहनत की है और बड़ी तनदही से काम किया है। फिर आसन इकबाल जो प्लानिंग के वज़ीर हैं, वो भी माशाल्लाह इस पे लगे हुए हैं। और ख़ुद इसहाक़ डार साहब जो हैं, वो उनका तजर्बा जो है, वो अब डिप्टी वज़ीर आज़म हैं। तो बहरहाल एक सब ने मिल मिला के
कश्ती को आगे बढ़ाया है। अब जो चैलेंज दरपेश हैं उनका मुकाबला करना है, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। देखिए अब $5 अरब का जो वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि जो गैप था, अब दोस्त मुल्कों के पास गए, मुत्तहिदा अरब अमारात है, सऊदी अरब है, चीन है, यानी वो हम पैसे उनसे उधार मांगते हैं और फिर हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उनमें इजाफ़ा होता है, उनमें इस्तेहकाम आता है और वो फ़राख दिली से काम लेते हैं और पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें इस भंवर से निकलना है ना, और ये जो कशकोल है उसको तोड़ना है और अब अपने वसाइल जो हैं उनको तरक्की देनी है। तो ये सारे काम करने हैं। लेकिन पाकिस्तान 76 साल में, ये कहना तो मुश्किल है कि 76 साल में हम इसी तरीके से चलते रहें। बड़े अच्छे वक्त भी आए हैं और ख़राब वक्त भी आए हैं। हमने बुरे फ़ैसले भी किए हैं, अच्छे फ़ैसले भी किए हैं। बुरे फ़ैसलों में तो एक फ़ैसला जो था, हमने जब नेशनलाइज कर लिया, हमारी सारी इंडस्ट्री जो है उसको सरकार ने कब्ज़ा कर लिया, तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, जो बड़े हुनरमंद थे, बड़े तजर्बाकार थे और मुल्क को आगे बढ़ा रहे थे, और वो सारे यानी खाली हाथ हो गए। उसका मुल्क को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। मैं जहाँ रहता हूँ उसे पीको रोड कहते हैं जी। ये पीको असल में बीको थी, और बीको जो है उसका जो कारखाना था अजीम शान कारखाना था, और वो अगर आज उसी तरह से काम कर रहा होता तो आज वो टैंक और जहाज़ और कारें बना रहा होता। उसके जो बानी मुबानी थे लतीफ़ साहब, CM लतीफ़, वो बटाला से आए थे, उसका नाम बटाला इंजीनियरिंग कंपनी था। सही। जब यहाँ चून लाई आए दौरे पे पाकिस्तान के, वहाँ गए तो उन्होंने लिखा कि ये जो काश पाकिस्तान ये इजाज़त दे दे कि हमारे चीनी इंजीनियर्स जो हैं वो भी यहाँ आकर तरबियत हासिल कर लें। अच्छा। तो पाकिस्तान इस तरह फराटे भर रहा था, लेकिन फिर वो सारे कब्ज़ा कर लिया हुकूमत ने। भुट्टो साहब के दौर में हमारी सारी इंडस्ट्री जो है उसको वो दरियाबुर्द हो गई एक तरह से। अब वही बीको जो है, अब आप आए वहाँ जो सरकार के कब्ज़े में चली गई, अब वहाँ खंडर है और बिल्कुल ईंटों का ढेर है और कचरे का ढेर है और वहाँ बिल्कुल बर्बादी है। तो ये सारा उन्हीं सनतों के साथ हुआ जिन पर हुकूमत ने कब्ज़ा किया था। बहरहाल अब एक नए सिरे से फिर हमने अपनी तामीर और तरक्की का सफ़र शुरू किया है, लेकिन अब हम अपने यहाँ बनाते क्या हैं? कोई चीज़ तो हम बना नहीं पाते। देखिए हमें चाहिए था कि हम गाड़ियाँ अपनी बना रहे होते, हम अपने मोबाइल फ़ोन बना रहे होते, हम अपने ट्रक बना रहे होते और हम दुनिया की मार्केट पे छा जाते। हम ये सारे काम कर रहे थे और इस तरफ बढ़ रहे थे। 1970 में 71 में तो हम ये सारे कारखाने हमारे यहाँ काम कर रहे थे, और लेकिन फिर अचानक जो है रिवर्स गियर लग गया। तो माजी के तजर्बात जो हैं, अब आप देखिए PIA एक ज़माने में कितना नफ़ा बख्श अदारा था, और अब PIA पूरे आलम इस्लाम में उसकी धूम थी, पूरी दुनिया में उनकी धूम थी, और हम पूरे आलम इस्लाम को हमने ट्रेन किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात को देख लीजिए, सऊदी अरब को देख लीजिए, हमारे कारकुनों ने क्या किया है वहाँ जाके, और बहुत एक अपने जौहर दिखाए हैं। तो आज PIA कहाँ है? हमने उसे कहाँ पहुँचाया है? हमारे जो गैर जिम्मेदार सियासी लीडर आए हैं उन्होंने बर्बाद कर डाला हर चीज़ को। रेलवे की तबाही, स्टील मिल की तबाही, PIA की तबाही, और अब हम उनको डीनेशनलाइज नहीं कर पा रहे, हम उनको प्राइवेटाइज नहीं कर पा रहे। तो ये सारे काम हमें करने हैं और तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। और बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक यकसुई के साथ लगे हुए हैं। शामी साहब, आपने यकसुई का जिक्र किया जो ज़ाहिर आज वहाँ भी हुआ, और उन्होंने कहा कि जी तारीख़ में पहली बार यकसुई के साथ इदारे एक ही कश्ती के सवार हैं। माजी में भी हमने ये दावा जो है वो बहुत देखा सुना और कहा गया, चाहे वो खान साहब की हुकूमत थी कि जी एक पेज पर है सब कुछ है, वो पेज फट जाता है। इसमें आपको लगता है कि जो कश्ती में सुराख होने की गुंजाइश है वो भी अब बाकी नहीं रही है, बिल्कुल इतनी मजबूत हो गई है ये हुकूमत? नहीं, जो तजर्बा है उसने हमें सिखा दिया है कि जब सुराख करेंगे तो कश्ती में पानी तो आ जाएगा, लेकिन कश्ती आगे नहीं बढ़ेगी। अब ये कहना कि 76 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसी बात तो नहीं है। जब इमरान खान साहब
और बाजवा साहब भी तो शाना बशाना चल रहे थे ना, एक दूसरे के हाथ में हाथ देकर। और बाजवा साहब को तो हमारे जो वो क्या है अफरीदी साहब क्या अब्बा जान कहा करते थे। तो फिर ऐसे भी वक्त आए हैं कि हमारी जो सियासी हुकूमतें थीं वो बड़ी ताकतवर थीं, बड़ी यकसू थीं, और भाई बाकी सारे अदारे जो थे उनको फॉलो कर रहे थे। और फिर ऐसा वक्त भी आया है कि जब फौजी हुक्मरान थे तब भी बड़ी यकसुई थी। फिर मार्च अयूब खां के दौर में, और फिर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, उस वक्त ज़ाहिर है कि बालादस्त थी फौज। और फिर आप देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, और फिर लियाकत अली खां से लेकर अब फ़िरोज़ ख़ानून तक जितने वज़ीर आज़म आए हैं, तो उन्होंने सर वज़ीर आज़म जो थे वो उनका पूरा तहक्कुम कायम था। ये तो फिर यानी बाद में हुआ है ना, जब परवेज़ मुशर्रफ का कू हुआ उसके बाद फिर वज़ीर आज़म जो है उसकी दुर्गत बननी शुरू हुई, और अदारे जो हैं वो खुद सर हो गए। तो ये कहना कि भाई पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, ठीक है, पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, बार बार ऐसा होता रहा है। और हम उसे अब अदारे जो हैं वो अब सियासी हुकूमत के साथ खड़े रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान साहब ने सारा काम जो है अदारों पे छोड़ दिया था। वही सियासतदानों से डील करें, वही इसमें इख्तलाफ से डील करें। और बाजवा साहब जो थे वो खारजा पॉलिसी भी खुद चला रहे थे, वज़ीर आज़म कुछ कहते थे, वो कुछ कहते थे। तो ये फिर उसके बाद जो है जो आपको पता कि पेज फट गया और वो रास्ते अलग हो गए। लेकिन अब बहरहाल जनरल आसिम मुनीर जो हैं बड़े संजीदा शख्स हैं, हाफ़िज़ कुरान हैं, बड़ा एक तदब्बुर रखते हैं, और तवक्को होनी चाहिए। और तजर्बा भी बता चुका है कि फ़ौज अकेली भी मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकती। सियासतदान जो हैं वो भी अकेले भी मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकते, सबको मिलजुल कर आगे बढ़ाना होगा, और दस्तूर के तहत अपना अपना किरदार अदा करना होगा। और सियासी क़यादत जो है उसमें भी जो हिज़्ब इख्तलाफ है और हिज़्ब इक़्तिदार है उसके दरमियान फासले कम करने होंगे। तो सारे मिलकर ये गाड़ी अगर हाँकेंगे फिर आगे चलेगी। और इस वक्त जो है कम अज़ कम ये बात तो है कि अहले सियासत का वो हिस्सा जो इस वक्त इक़्तिदार में है, अब देखें पीपल्स पार्टी जो है और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कुछ खटाखट रहती है, कुछ बयानबाजी भी होती रहती है, कुछ चुटकियाँ भी एक दूसरे की लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद वसीतर मुफाद में इकट्ठे चल रहे हैं। अच्छा शामी साहब, सर मेरी ना बात हुई कुछ लोगों से जो कि वहाँ पर आज मौजूद थे इस तकरीब में, तो उन्होंने ये कहा कि जी बज़ाहिर क्योंकि वहाँ प्रेजेंटेशंस हुई, वहाँ पर कोई ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कोई किताबचा जैसे जारी किया था पंजाब हुकूमत ने या इश्तिहारात दिए थे 60 पेज के, वहाँ उन्होंने कहा कि जी प्रेजेंटेशंस हुई, उसमें बताया गया पहले क्या हालात थे अब क्या है, मतलब डिटेल से 1 साल में हमने क्या कुछ जो है वो अचीव किया। लेकिन उन्हीं लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद कोई फ्लॉज नहीं बताए किसी भी वजारत के, कोई शॉर्ट कमिंग्स नहीं बताई, तो ऐसा लगता है कि अंजुमन सताइश बाहमी का जो है ना वो प्रोग्राम चल रहा है। देखिए, जो फ्लॉज बताने के लिए अपोजिशन जो मौजूद है, जो मीडिया जो मौजूद है, आपको बताना चाहिए कि जो खामियां हैं, जो कोताहियां हैं, उनकी निशानदेही करनी चाहिए। अब जो शख्स अपनी सालगिरह का केक काट रहा होगा वो ये तो नहीं बताएगा आपको कि मुझे कहाँ ठोकर लगी है, कहाँ चोट लगी है, कहाँ मैं गिर गया था, कहाँ मेरी सपली आ गई है। वो तो जाहिर है कि खुशी खुशी केक काटेगा। तो ये और फिर ये है कि पंजाब की जो हुकूमत है उसने तो बड़ी अपनी कारकर्दगी बड़ा एक यानी अजीमुशान जो है एक तहरीरी दस्तावेज जारी की, और जिसने ये हुकूमत जो है वो भी अपनी एक मुहिम चलाए हुए है। उसकी बात जो उसने इक़दाम किए हैं वो भी सामने आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि जब वज़ीर पेश हुए हैं एक तरह से लोगों के सामने, एक बड़ा इज्तिमा था वहाँ, मुल्क भर से लोग गए थे, हमें भी याद किया गया था। लेकिन रोज़े के साथ जो सफ़र करना है बहुत मुश्किल होता है, तो हमने यही सोचा कि टीवी पर देख लेंगे और नज़ारा कर लेंगे। तो बहरहाल अब उन्होंने अपनी सवाल में ये करना चाह रहा हूँ कि जब टीम जो है वो सही परफॉर्म कर रही हो, जैसे अभी अगर हमारी टीम जीती होती या अच्छी पोजीशन में होती तो उसमें वो जो तब्दीलियां आज हमने देखी कि बिल्कुल ही T20 या वनडे में तब्दीलियां कर दी गई हैं, यानी कप्तान तक बदल दिए गए, तो टीम में जो है वो तब्दीली की उस वक्त की जाती है कि जब आपको नताइज ना मिल रहे हो। तो ये जो काबीना में तौसी की गई है इसकी फिर क्या वजह बनी कि अगर सब कुछ अच्छा चल रहा था? जनाब, टीम में तब्दीली नहीं की गई, तौसी की गई। ठीक, तौसी में और तब्दीली में फ़र्क है। और काबीना में
अब कई वज़रा ऐसे थे उनके पास 3-3, 4-4 महकमे थे, और फिर जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है उसके अपने मसाइल होते हैं, और फिर जो आपके असम्बली के अरकान जो हैं वो अपने अपने हलकों में जाते हैं, जो लोग यानी चाहते हैं कि वो जिम्मेदारी अदा करें और एक सियासी कैरियर होता है। तो ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है और ख़ास तौर पर पार्लिमानी निज़ाम में, तो एक वसी काबीना जो है उस पर आप तनकीद नहीं कर सकते। ये काबीना तो मेरे ख्याल उतनी ही बड़ी है, जब इमरान खान साहब की काबीना जो है वो भी तकरीबन इतने ही लोगों पर मुश्तमिल थी, आप भी इतने ही लोग हैं, और उसमें तो आप बड़े बड़े देखिए, हमारे एक अखबार नवीस दोस्त भी आ गए हैं, हुज़ैफर रहमान साहब और परवेज़ खट्टक साहब, जिनके बारे में सोशल मीडिया में चल रहा है सर कि उनके आने से 19 किलोग्राम और 15 छटांग का इजाफा हो गया है ताकत में हुकूमत की। सर लेकिन तो अंदर से ही जो है वो फिर भी आ गए तनकीद हैं, भी हो रही है और इसी और तरह से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया जा रहा है नून लीग की तरफ से कि जी आपने जो है नहीं। वो इनको क्यों बना दिया, परवेज़ खट्टक साहब को। नहीं बाप, वो परवेज़ खट्टक साहब जो हैं, जाहिर है उनका भी अपना एक इमरान खान साहब के मुकाबले में खम ठोंक के खड़े हैं, वहाँ वज़ीर आला रहे हैं, अपना कसर और रसूख है। तो अपनी अब ये जो लोग ड्राइविंग सीट पे बैठे होते हैं उनको फैसले करने पड़ते हैं अपने, वो जानते हैं कि उनकी ताकत क्या है और उनकी कमज़ोरी क्या है। तो खैबर पख्तूनख्वा में अगर एक परवेज़ खट्टक जो थे, बड़े मुतहर्रक शख्सियत थी इनकी, लेकिन जाहिर है कि वो सेटबैक हुआ, इमरान खान साहब से बगावत की, तो उसके बाद उनको इंतखाबी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तब उनके तजर्बे से कोई इस्तेफादा कर लेंगे, बहरहाल कोई अपने दिल को तसल्ली दे लेंगे। कोई इमरान खान साहब के जो वज़ीर आला हैं वो, और फिर उनके वज़ीर दफ़ा भी रहे बाद में, चलिए वो भी उनके साथ मिल गए हैं। अब तो एक अपनी पार्टी है ना उनकी, तो उनकी पार्टी अपनी है, तो बेचारे वो भी जो थके मांदे फिर रहे थे और दिल शिकस्ता से, चलो उनको भी कोई तस्कीन हो जाएगी, कोई दिलासा मिल जाएगा। अच्छा शामी साहब, आगे बढ़ने से पहले और देखने पड़ते हैं। शामी साहब मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, आगे बढ़ने से पहले कि ये इस हुकूमत की आपकी नज़र में सबसे बड़ी कामयाबी क्या है और सबसे बड़ी नाकामी क्या है? भाई सबसे बड़ी कामयाबी तो वही है जो बार बार वो कह रहे हैं, मईशत, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया। आज 9 साल में कम तरीन सतह पर है अफराते ज़र, 1.5%, यानी 2% से कम हो गई है। 1.5% अफराते ज़र 9 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। और अब इसके बाद जो है जो शरह सूद है उसको भी कम होना चाहिए और तेज़ी से कम होना चाहिए। अभी 13% पे है, उसको भी सिंगल डिजिट पे आना चाहिए। 12% वाले शरह सूद कम होगी, जो कर्जों का बोझ भी कम होगा। जब इन्फ्लेशन 2% से कम है तो शरह सूद जो है उसको तो 4-5% पे होना चाहिए, तो तेज़ी से कम। तो ये जो इस्तेहकाम आया है और ये जो लोगों में एतमाद पैदा हुआ है, ये उसकी बड़ी कामयाबी है। ठीक है। और जाहिर है कि जो एक दिन के अंदर तो हर चीज़ जो है ठीक नहीं हो सकती, तो बाकी नाकामी जो है, तो नाकामी का रोना, तो नाकामी तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के साथ जो ताल्लुकात कार हैं वो कायम नहीं हो सके। इमरान खान साहब अभी जेल में हैं और फिर अपोजिशन की शिकायत हैं, तो ये अगर मुनासिब होता, ये मुज़ाकरात की जो मेज़ सजी थी उस पर दोनों बैठे रहते और कामयाबी हो जाती और आपस में एक दूसरे के साथ मामला कर लेते, तो ये सारी सूरत हाल बदल जाती। तो हमारी जो सियासत है, वो सियासत जो है उसमें जो महाज आराई है उसमें कमी वाक़ई नहीं हुई, और वो जो है उसको वो एक अफसोसनाक हकीकत है और हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। तो अब ये हम उसको शहबाज शरीफ साहब की नाकामी भी कह सकते हैं और इमरान खान साहब की नाकामी भी कह सकते हैं। तो दोनों जो हैं उनको कोशिश करनी चाहिए। जो सियासी इस्तेहकाम शामी साहब नहीं आ सका, ये इसको हम हुकूमत की नेग्लिजेंस कह लें, गफलत कह लें, या फिर ये बाय डिज़ाइन जो है चाहती है हुकूमत के ऐसे ही चलता रहे मामला, ऐसे चलेगा तो हम भी जो है वो खड़े रहेंगे? नहीं, इसमें तो मेरा ख्याल है कि हम किसी एक फरीक को जिम्मेदार करार नहीं दे सकते, दोनों की जिम्मेदारी है। वो ताली दोनों हाथ से बचती है ना। देखे ना, कमेटी कायम हो गई, सारे लोग उसमें शामिल हो गए, मुज़ाकरात शुरू हो गए, उसके बाद पीटीआई ने लोग विड्रॉ कर लिए, मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और शुरू भी उन्होंने किए थे, ख़त्म भी कर दिए। तो पर ये खान साहब को भी इस बात पे गौर करना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को भी गौर करना चाहिए और नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब को भी गौर करना चाहिए। ये सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। तो ये सियासी जो अब ये हम सियासी अदम इस्तेहकाम की बात करते रहते हैं
लेकिन हमें इसके साथ जीना आ गया है। अब हमारी सियासत जो है वो इसी तरीके से चलती रहेगी। अगर इसी तरीके से चलेगी तब भी हम अपनी मईशत को संभाल लेंगे, क्योंकि हम ये भी तो है ना, आदी भी हो जाता है ना आदमी, हचकोले खा खा के हम आदी हो गए हैं, तो इसलिए हमें कोई इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। अब दहशत गर्दी को ख़त्म करना है, उसके लिए भी ताउन चाहिए। अदारे जो हैं जो अपनी जान लड़ा रहे हैं, अब सारी हुकूमतें जो हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है और फेडरल हुकूमत है, ये सारे जो हैं इनको इकट्ठे होना चाहिए और ताल्लुकात कार बेहतर बनाने चाहिए और कोई ज़ाब्ता अखलाक बनाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि जो हुकूमत है वो यकतरफा तौर पर उसकी जमातें एक ज़ाब्ता अखलाक पे मुत्तफिक हो जाए। वो बता दे भाई हम इल्ज़ाम तराशी की और दुश्मन तराजी की सियासत नहीं करेंगे, हम किसी के ऊपर यानी कीचड़ नहीं उछालेंगे, हम किसी जो मुकदमे हैं अदालतों में उनके बारे में अज़हार राय नहीं करेंगे। इस तरह के नुकात तय किए जा सकते हैं। यकतरफा एक तौर पर भी काम कर लिया जाए तो अपोजिशन भी मजबूर हो जाएगी फिर इस रास्ते को इख्तियार करने के लिए। अब आप देखिए ना कि एक बार हम एक दूसरे को जीने का हक नहीं देते, कीड़े डालते चले जाते हैं। अब क्या हुआ है, अब हमने हमारे जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं और अब पीटीआई है, उनके दरमियान क्या सर उस पर आते हैं सर, जरा आज वो खान साहब से मुतालिक भी कुछ बातें जो है ना वो क्लैरिफाई कर दी गई हैं, बड़ी अफवाहें थी, क्या कुछ हुआ वहां पे उस पर भी आते हैं। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। आज बानी पीटीआई से मुलाकातों का दिन था। बहनों ने मुलाकात की, वहाँ पर वकला ने मुलाकात की और बुशरा बीबी और इमरान खान की आपस में जो है वो भी मुलाकात हो गई। लेकिन इन मुलाकातों के बाद जब उनकी बहन अलीमा खान साहबा बाहर आईं तो उन्होंने एक तो ये बताया कि जी खान साहब बिल्कुल ठीक है, उनसे मुतालिक जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं ये गलत हैं और वो बिल्कुल ठीक है। शामी साहब सर आज कुछ जो है वो तब्दीलियाँ आई हैं, यानी एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि खान साहब को कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि लीगल कमेटी से भी उनको तकलीफ़ है, पार्लिमानी कमेटी से भी वो नाखुश हैं और उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। एक तो न्याजुल्ला न्याजी जो है वो बानी पीटीआई के तर्जुमान मुकर्रर कर दिए गए हैं और जेल के तमाम मामलात जो हैं वो चौधरी ज़हीर अब्बास जो हैं वो देखेंगे, खासकर जो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील के तौर पर फैसल चौधरी साहब को एक हिदायत की गई है कि भाई अब आप सारे पिटिशन जो हैं वो इनके हवाले कर दें। तो ये हम जो है वो तब्दीलियां करते देख रहे हैं। तो ये फैसल चौधरी साहब को गोया माजूल कर दिया गया है और ये बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं जो केपीके के माशाल्लाह बड़े उनके अमीन गंडापुर साहब की नाक का बाल है, वो फरमाते हैं, उन्होंने क्या फरमाया, उन्होंने कहा सहरी नहीं मिल रही जी बुशरा बीबी को, वो रोज़ा निहार मुँह रख रही हैं और गलत अज़मा बुखारी ने फिर उसकी तरदीद की और अब बानी पीटीआई भी तरदीद कर रहे हैं, अब अलीमा साहबा ने भी उसकी तरदीद कर दी। कि इस तरह की बातें क्यों उड़ाई जाती हैं, ये गैर जिम्मेदारी की बातें क्यों की जाती हैं, ये समझते हैं इस तरीके से कोई हमदर्दी इनको ज़्यादा मिलेगी। हालांकि ये एक बड़ा एक बानी पीटीआई जो है उनके वक़ार को ठेस पहुंचाते हैं जब इस तरह की झूठी बातें की जाती हैं। तो बहरहाल अब फैसल चौधरी साहब ज़रा आराम फरमाएं, अब ज़हीर अब्बास साहब अपने जौहर आजमा लें और वो अब फवाद चौधरी साहब के साथ बैठकर कोई दो गाना गाएं या कवाली करें और क्या हो सकता है। अच्छा अभी आप देखें ये सर ये एक तरफ जो है वो ये तब्दीली, उधर बुशरा बीबी ने भी जो है वो अपनी तर्जुमान तब्दील कर दी। चलिए बहुत अच्छा हुआ, अब बुशरा बीबी से तो 7 दिन के बाद उनकी मुलाकात हुई है। हम तो बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि दोनों को इकट्ठा रहने की इजाज़त दी जाए, एक ही मुकदमे के दोनों मुल्ज़म हैं उनको साथ रखा जाए। तो इस पर तवज्जो नहीं हो रही, हुकूमत इस बात पे भी तवज्जो करे। अच्छा सर ये बात मैं बता रहा हूँ जी, बताइए। डॉक्टर फरीद मलिक साहब वो कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत की बड़ी नाकामी ये है कि इसने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। 26वीं तरमीम और ये मौजूदा हुकूमत जो है उसके माथे पे एक दाग लग गया है, जबकि मौजूदा हुकूमत तो उसे बड़ी कामयाबी समझती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी उसे कामयाबी समझते हैं। वो तो समझते हैं कि जो चीफ जस्टिस है उनकी जो आमरीत है उसको एक 26वीं तरमीम का एक उन्होंने पहना दिया है तौक। अब वो चीफ जस्टिस के जो लामहदूद इख्तियारात थे
उनमें कमी वाक़ हो गई है। तो ये बहरहाल अपना अपना नुक्ता नज़र है। हुकूमत इसे बड़ी कामयाबी समझ रही है, वो उसे नाकामी करार दे रहे हैं। लेकिन आपसे मैं अर्ज़ करूँ, मेजर वसीम चौधरी साहब ने ये एक मैसेज मुझे भेजा है कि आज 4 मार्च है, आज 832 साल पहले आज के दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी जो हैं, जो फातेह थे यरूशलेम के जी, उनका इंतकाल हुआ था। और ये पाकिस्तान, इस आलम इस्लाम की और दुनिया की तारीख का ये अजीम जर्नैल और अजीम बादशाह जो है 55 साल की उम्र में इसने इंतकाल किया और हज नहीं कर सका क्योंकि इसके पास ज़ाती वसाइल ऐसे नहीं थे। रियासत के वसाइल को अपनी ज़ात पे खर्च नहीं करता था। और ये जो, और जब ये, और इसके जो कफन दफन का इंतज़ाम है वो भी, उसके पैसे भी इसके घर में नहीं थे उसका, और वो भी रियासत ने उसका एहतमाम किया। तो अल्लाह ताला सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है उसको, उसके दर्जात बुलंद करे और जन्नतुल फरदौस में। और आज हम देखते हैं गज़ा में, हम तो यहाँ रोज़े रख रहे हैं, हम यहाँ अफ्तारियाँ कर रहे हैं, दस्तरखान बिछे हुए हैं, कई खाने खा रहे हैं, और गज़ा में देखे क्या हो रहा है। वहाँ जो कमबख्त इसराइल है उसने गज़ाई इमदाद रोक दी है। वहाँ पानी को तरस रहे हैं, फल को तरस रहे हैं, सब्ज़ी को तरस रहे हैं, खाने को तरस रहे हैं, और लाखों अफराद जो हैं, और वो बेचारे रोज़ा किस कसम परती में रख रहे हैं। उनके हक में भी दुआ करें, उनको भी याद करें, और उनके लिए भी अल्लाह ताला कोई आसानी पैदा करे, आज इसका और इस्राइल पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो। काबीना इजलास में जिक्र किया है इसका। अच्छा सर, वापस मैं जरा उसी तरफ आपको लाना चाहता हूँ। हर शख्स को जी, हाँ जी। अच्छा, अब सर जो ब्रेक से पहले भी बात हो रही थी मौलाना साहब के हवाले से, सर कुछ हिदायत जो है वो सलमान अकरम राजा साहब को दी गई हैं। उन्होंने कोई डिटेल नहीं बताई। ये कहा गया है कि जी मुझे कहा गया है वो हिदायत बानी पीटीआई की मैं मौलाना तक पहुँचाऊँगा। शामी साहब, क्या लगता है आपको कि कितनी शिद्दत से चाहेगी पीटीआई के मौलाना जो हैं वो उसके साथ खड़े हो जाए किसी भी तरीके से? देखिए, पीटीआई क्योंकि ग्रेटर अलायंस बनाना चाहती है तो मौलाना की ज़रूरत है, मौलाना के वर्कर्स हैं, और मौलाना और बड़े यानी सर हथेली पे रखने वाले वर्कर हैं जो सर तोड़ कोशिश कर सकते हैं, अपनी क़यादत के हुक्म पर अपनी जान निछावर कर सकते हैं। तो इस तरह के वर्कर्स चाहिए होते हैं जब आप कुछ तहरीक चलाना चाहते हैं। लेकिन आप ये देखिए ना, जहाँ तक अगर ये बात है कि मौलाना फजलुर रहमान को शिकायत हैं कि जो कुछ बानी उनके बारे में कहते रहे, तो मौलाना फजलुर रहमान जो थे वो भी अपने अंदाज में जवाब देते रहे और वो भी उनके खूब लत्ते लेते रहे। तो हमारे सियासतदान जो हैं, अगर वो एक दूसरे को तमीज़ के साथ और आदाब के साथ बुलाना शुरू कर दें तो इस तरह की सूरत हाल पैदा ही नहीं होगी। ये उनको फिर इस तरह यू टर्न नहीं लेने पड़ेंगे। तो बहरहाल मौलाना जो हैं वो इस वक्त उनकी ज़रूरत है कि खान साहब जो हैं ललचाई हुई नज़रों से उनकी तरफ देख रहे हैं। अभी तो शाहिद खान अब्बासी जो हैं उनको भी साथ मिलाया है उन्होंने, लेकिन ना शाहिद खान अब्बासी से पूछ रहे हैं ना मौलाना से पूछ रहे हैं, और अपने तौर पर प्रोग्राम बना रहे हैं। तो ये लोग तो सड़कों पर इतनी आसानी से नहीं निकलेंगे ना, इनको तो इनसे मशवरा करना होगा। ये कोई ऐसा नहीं है, उनके कारकुन नहीं है कि जो उठक बैठक उनकी मर्जी से करेंगे। ये मुशावरत में शरीक करें, फैसला साजी में शरीक करेंगे तो तब ये इत्तेहाद बनेगा और तब बात बनेगी। वगरना अपनी अपनी जगह सब बैठे रहेंगे, एक दूसरे का मुंह तकते रहेंगे। और मुख्तसरन शाबी साहब, कि आपको लगता है कि पीटीआई से ज़्यादा हुकूमत चाहती है कि मौलाना जो है वो पीटीआई के साथ खड़े हो जाए ताकि जो कल्चर है एहतजाज का वो थोड़ा तब्दील हो? नहीं, वो चाहते हैं अगर वसी तर इत्तेहाद हो जाए, फैसला साजी जो है वो यानी वो मुश्तरका तौर पर हो सके, तो फिर जो सियासी लीडर उनसे बात करनी आसान हो जाएगी ना। बानी पीटीआई जो हैं वो तो कभी कोई फैसला करते हैं, कभी कोई फैसला करते हैं। तो अगर दूसरे लोग भी उनके साथ खड़े होंगे तो फिर बातचीत में आसानी हो जाएगी। ये तो उसका एक फ़ायदा होगा। लेकिन आप आज मैं ये, हमारे जो दोस्त हैं सैयद वसी शाह, नौजवानों के महबूब शायर हैं माशाल्लाह, और उनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और हमारे जो सलमान फ़ारूकी साहब हैं, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट, हमारे साबक वफाकी मोहतसिब और वज़ीर आज़म के भी और सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, उनकी जो बेगम साहबा थी शाहताज
शाहताज फारूकी, उनका भी इंतकाल हो गया। बड़ी सोशल वर्कर थी, स्पेशल बच्चों के लिए बहुत बड़ा तालीमी अदारा कायम किया। अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़रत करे। और इन हमारे दोनों दोस्त जो हैं उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे। आमीन। ठीक है सर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।